हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी झा सर एकेडमी की इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में। हमने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और हम अब स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 से। देखिए दोस्तों, अब चैप्टर 8 से जो भी हमारी जर्नी शुरू होगी वो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हमारा जो भी आगे भी जो भी कंटेंट होगा, पिछले वाला था जो भी मतलब हमने अभी तक स्टडी किया वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब जो जर्नी शुरू होगी हमारी इकोनॉमिक्स की वो बहुत ही कोर इकोनॉमिक जर्नी होगी, ठीक है। इसलिए आज इस लेक्चर से हम इससे वो जो प्रीवियस हमारा अप्रोच था जो भी, ठीक है, उससे हम थोड़ा सा अलग अप्रोच अपनाएंगे। मतलब हम जो भी पहले जो सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी हम पीडीएफ में पीपीटी में रखते थे, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बुक में से ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्जॉस्टिवली हमारा मतलब एग्जॉस्टिवली ये जो भी चैप्टर हो वो एग्जॉस्टिवली कवरेज हो जाए आपका, ठीक है। चलिए तो हमारी स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा 8वां मतलब जो भी चैप्टर नंबर है ये 8वां चैप्टर है, जो जिसमें हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब से जो भी आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा। वैसे तो पूरी की पूरी बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अब से जो इस चैप्टर से शुरू होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। इसलिए हम ये जो भी पूरी की पूरी बुक है दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों साइड बाय साइड में से हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले जो भी करते थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है,
लेकिन ये उससे भी ज़्यादा अच्छा अप्रोच हम आज अपनाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली बुक में से ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 8वां चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये सीखेंगे कि जो हमारे इंडिया में जो सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम दोनों इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। वो भी आगे के मतलब आगे जैसे हम बढ़ेंगे उसमें आएगा। अभी हम देखते हैं कि जो भी सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक आधारित संरचना बोलते हैं हम, ठीक है, उसको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, हमारी इंडिया में कौन कौन सी चैलेंजेस है इन इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आर्थिक जो भी विकास होता है, उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका क्या होती है, मतलब रोल क्या होता है, ठीक है, उसका मतलब ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट उसके पीछे इन्वेस्ट करती है। मतलब कोई भी कंट्री हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इन्वेस्ट क्यों करता है अपना डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, ये रोल भूमिका हम देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि जो एनर्जी है, मतलब जो ऊर्जा क्षेत्र है, उसका क्या रोल है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट रहता है एनर्जी। वो एज ए क्रिटिकल कंपोनेंट उसका रोल क्या रहता है हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज जो पूरी कंट्री की, उसमें उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारी कंट्री के एनर्जी और हेल्थ सेक्टर से, ठीक है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स क्या है और उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है एनर्जी और हेल्थ सेक्टर में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मतलब एक तरह का क्रिटिकल एनालिसिस हम करेंगे कि उसमें अच्छा क्या है, उसमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रहे हैं, क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या मतलब सजेशंस दिए गए हैं जो भी एक्सपर्ट्स है उनके द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी कंट्री में जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे कि मतलब क्या अभी प्रिवेल कर रहा है, क्या फ्यूचर होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन कौन मतलब कैसा डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, अर्बन एरिया में क्या है, रूरल एरिया में क्या है, ये जो भी गैप रहता है जो रिच और पुअर लोगों का इसमें हेल्थ एक्सेस में, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं परिचय से, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के। पहले हम आपको क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ, हम ऐसा क्यों देखा जाता है हमारी कंट्री में कि कुछ स्टेट्स जो होते हैं, हर एक स्टेट्स का इक्वल डेवलपमेंट तो नहीं है हमारी कंट्री में, ठीक है, जाहिर सी बात है, हर एक स्टेट की जियोग्राफी डिफरेंट होती है, हर एक स्टेट का कल्चर डिफरेंट होता है, हर एक स्टेट का जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, मतलब हर एक स्टेट में अलग अलग कंडीशंस प्रिवेल होती है, ठीक है। तो हम अपने आप को एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो स्टेट्स है हमारी कंट्री में, अलग अलग स्टेट, इसमें से कुछ स्टेट होते हैं वो दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं जी, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, जो उत्तर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, वो सब ये सब उनकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। जो भी महाराष्ट्र और गुजरात है वो इंडस्ट्रियली अच्छे है, ठीक है, मतलब अगर हम बिहार को कंपेयर करें, यूपी और बिहार को गुजरात और महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो गुजरात और महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ये मतलब हम सोच सकते हैं, ठीक है, मतलब और जो केरला है वो गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है, मतलब कि ईश्वर का स्वयं का देश, स्वयं ईश्वर का देश, इस तरह से केरला को जाना जाता है, ठीक है। और अब केरला किसके लिए फेमस है, लिटरेसी जो रेट है उसका, ठीक है, हेल्थ केयर उसका अच्छा है, सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी है, टूरिज्म उसका अच्छा है, ठीक है। और कर्नाटका में क्या है कि इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, जो बेंगलोर है वहाँ पे, ठीक है, वो आईटी सेक्टर का हब गिना जाता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा क्यों है, हर एक स्टेट में अलग अलग परफॉर्मेंस, मतलब अलग अलग फील्ड में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कुछ स्टेट दूसरे स्टेट की कंपैरिजन में अच्छे से मतलब परफॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो भी स्टेट बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें मतलब जो आधारित संरचना हम बोलते हैं, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो बोलते हैं वो बेटर परफॉर्मिंग स्टेट में ज़्यादा बेहतर है दूसरे राज्यों से, ठीक है। जो जैसे कि मैं आपको गिनाऊं कि जो कभी क्या ऐसा देखा जाता है कि जो बिहार और यूपी और झारखंड है वो थोड़े मतलब बैकवर्ड स्टेट्स है, उसमें आज भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है। उसी के हिसाब से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम कम होता होगा, ठीक है, तो उसका ज़्यादा डेवलपमेंट होता होगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा अच्छा, मतलब रोड रास्ते, ठीक है, ये सब ज़्यादा अच्छा रहता होगा। तो ये सब स्टेट्स जो होते हैं वो अपने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें उदाहरण दिए गए हैं, कुछ स्टेट में इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, ठीक है, मतलब जो जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होगी जिस स्टेट में, वो स्टेट दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ठीक है।
कुछ स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, ठीक है। तो ये स्टेट जो होंगे वो दूसरे फील्ड्स में, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में, एग्रीकल्चर में भी अच्छा होगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। कुछ स्टेट में क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो होता है वो अच्छे से मिलता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल और ये सब, वहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छे मिलते हैं वेरियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेंगलुरु की, कर्नाटक में। तो इसमें क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जो भी मतलब जो भी मतलब सर्विस सेक्टर के लिए जो भी चाहिए वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ वो इन सिटीज़ में मिल जाती है। तो ये सिटीज़ जो है, ठीक है, तो वो उस फील्ड में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी मतलब ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि ये जो सहयोगी संरचना है जो एक सहयोग करती है, मतलब ठीक है, तो वो क्या करती है, देश के विकास को संभव बनाती है, ठीक है। मतलब इसी के कारण तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। अगर बेंगलोर में कोई अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, मतलब ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि डेवलपमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट पॉसिबल होने के कारण ही देश आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अब हम जैसे कि हमने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्टिंग सर्विस, ठीक है, वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स है, उसमें एक सपोर्टिंग सर्विस जो उपलब्ध कराता है, ठीक है। अब सिर्फ डोमेस्टिक और सिर्फ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नहीं, सर्विस सेक्टर में भी ये इतना ही ज़्यादा अच्छा रोल मतलब कंट्रीब्यूट करता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब सपोर्टिंग सर्विसेज है, ठीक है, ये तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोल कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ और सर्विस सेक्टर, इन तीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये हम बात कर रहे थे। ये भी जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये जो रोड रास्ते हमारे, मतलब रास्ते हैं, रेलवे है हमारी, जो भी बंदरगाह होते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट होते हैं, डैम्स होते हैं, जो भी पावर स्टेशन होते हैं, ऑयल और गैस की पाइपलाइन होती है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होती है हमारे कंट्री की, और जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे गिना जाता है, ठीक है। हेल्थ सिस्टम जो है हमारे, जिसमें हॉस्पिटल्स और आती है, प्राइमरी हेल्थ केयर भी उसमें आ जाती है, ठीक है। सैनिटरी सिस्टम्स जो है, जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ होती है, और मॉनेटरी सिस्टम जो है जिसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इन सबको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हमको, ठीक है। मैं आपको एक बात पूछूंगा कि हमारी कंट्री में अगर मान लो कि कोई बैंकिंग नाम की सर्विसेज नहीं है, क्या चलेगा? हमारी कंट्री आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। अगर हमारी कंट्री में टेलीकम्युनिकेशन है ही नहीं, अगर मान लो, तो क्या हमारी कंट्री में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलप होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब इन सपोर्टिंग सर्विसेज के बिना डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता किसी भी कंट्री में। अगर हो भी कोई भी डेवलपमेंट तो वो बहुत ही बेसिक लेवल का डेवलपमेंट ही रहेगा। एडवांस डेवलपमेंट कोई भी कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब ये इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है कोई किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कि ये जो सर्विसेज है, एक्स्ट्रा जो सर्विस, मतलब जो सपोर्टिंग सर्विसेज है किसी भी लिए, ठीक है, ये सब रोड, रास्ते और जो भी एनर्जी प्रोवाइड कराना, पावर स्टेशन, ऑयल गैस, टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह से, ठीक है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, ठीक है। ये इसमें से ये इन सभी सर्विसों में से, मतलब ये लिस्ट तो मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बहुत बड़ा लिस्ट हो सकता है, ठीक है। ये तो मतलब कई नंबर में ऐसी सर्विसेज हो सकती है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में गिन सकते हैं। इसमें से क्या है कि जो भी मतलब कुछ फैसिलिटीज ऐसी है वो डायरेक्ट इम्पेक्ट करती है हमारी कंट्री पे, ठीक है, और कुछ फैसिलिटीज ऐसी है जो इनडायरेक्ट सपोर्ट देती है हमारी कंट्री को, ठीक है। जो भी जो भी सोशल सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी का उसको बनाने में, ठीक है, कि जो 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 डायरेक्ट इम्पैक्ट कौन सी करती है, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस होता है उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट सपोर्ट को कौन सा होता है, कि जो सोशल सेक्टर होता है उसको बिल्ड करके इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, ठीक है। मतलब दो हुए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या हुआ कि जो गुड्स का प्रोडक्शन है और सर्विस का प्रोडक्शन है उसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट जो भी सर्विस करती है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इम्पैक्ट वाली सर्विस। और जो इनडायरेक्ट होता है उसमें क्या, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होती है, जो सोशल सेक्टर जो भी सर्विस बनाती है, ठीक है,
जो सर्विसेज जो सोशल सेक्टर बनाती है हमारी कंट्री में, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज, वो कोई प्रोडक्शन नहीं करती, ठीक है, लेकिन वो एक क्या करती है कि जो भी हमारा ह्यूमन कैपिटल होता है उसको स्वस्थ रखती है, ठीक है, और जो ह्यूमन कैपिटल होता है, जो स्वस्थ ह्यूमन कैपिटल होता है, वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाता है। तो इस तरह से ये हेल्थ केयर फैसिलिटी एक इनडायरेक्ट भूमिका अदा करती है, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। चलिए, अब हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा ना इकोनॉमिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो अभी ये होता क्या है ये हम देखते हैं। देखिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो होता है उसको हम इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में गिनते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं तीन फैक्टर्स, ठीक है, ये मतलब कंट्री की इकोनॉमी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इससे कंट्री क्या होती है, इकोनॉमिकली आगे बढ़ती है। दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो उसमें क्या होता है कि जो जो एजुकेशन और हेल्थ और हाउसिंग जो होता है, ठीक है, इन तीनों को हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में गिनते हैं। मतलब ये एक सामाजिक मुद्दा है, एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग एक सामाजिक मुद्दा है, ठीक है। और जो एजुकेशन और हेल्थ और हाउसिंग वैसे भी हमारी वो जो फंडामेंटल राइट्स के तौर पे दिए गए हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। जो हाउसिंग का तो फंडामेंटल राइट नहीं है, जो जो फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी था वो तो एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। तो एजुकेशन और हेल्थ है वो आज हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स के तौर पे आते हैं। और हाउसिंग में ऐसे देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 19 में भी कहा गया है कि कोई भी इंसान कहीं भी हमारी कंट्री में रिसाइड कर सकता है। तो एक तरह से ये भी एक फंडामेंटल के तो राइट के तौर पे हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी कैटेगरी ये जो तीन फैक्टर है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके महत्व की, मतलब ये जो रिलेवेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है, इसकी प्रासंगिकता, मतलब ये करता क्या है, अगर हम अच्छे से बिल्ड करें इंफ्रास्ट्रक्चर को, इससे होता क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये एक सपोर्ट सिस्टम है। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर? एक सपोर्ट सिस्टम है जो किसको सपोर्ट करता है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है हमारी, ठीक है। आज हम वैसे हमारी कंट्री का तो ऐसे देखा जाए तो रूरल एरिया तो आज भी एग्रेरियन इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, लेकिन एक वो सब भी एक इंटरडिपेंडेंट होता है। ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो सब इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हम ये जो मॉडर्न इकोनॉमी की मोटे मोटे तौर पे बात करें तो उसको सपोर्ट उसके एफिशिएंट वर्किंग के लिए, मतलब उसके जो भी जो कार्यकुशलता के लिए वो जो ये सपोर्ट सिस्टम है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया ना, अगर टेलीकम्युनिकेशन ना हो, बैंकिंग सिस्टम ना हो, तो ये सब डेवलप हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्रीब्यूट कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इससे, लेकिन कैसे होता है वह मैं आपको बताता हूँ कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से क्या होता है कि जो हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन करने के फैक्टर्स है, ठीक है, जो प्रोडक्शन करने के फैक्टर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा रोड हो एक ज्यादा अच्छा रोड हो, मतलब कच्चा रोड हो, ठीक है, तो दोनों में से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो अच्छा ट्रांसपोर्ट किस में होगा? जो पक्का रोड हो उसमें ही होगा ना, उस पर टाइम कम लगेगा, उसमें फ्यूल की ज़्यादा बचत होगी और इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। जबकि कच्चा रोड तो उसी में वही जो सामान ले जाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि फ्यूल की भी ज़्यादा खपत लगेगी और वो महंगा भी पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी किस में अच्छी हुई? जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है उसमें अच्छी हुई ना। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या किया कि कंट्रीब्यूट किया, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का, ठीक है। इस तरह से मतलब ये पहला फैक्टर हुआ कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स है उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो है ही है, और जो पीपल है उसकी कंट्री के उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर की इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आपको उदाहरण दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब जो भी एम क्या है वो हाउसिंग को अच्छा करना चाहता है जो हमारी कंट्री में, तो मतलब हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और जो एजुकेशन है और हेल्थ सेक्टर है उनको भी अच्छा करेंगे तो क्या होगा? लोगों की लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब ये दो फैक्टर रहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों फैक्टर से हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और अगर कंट्री में कोई इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब पूरी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो लोगों मतलब कंट्री की हेल्थ को ओवरऑल एडवर्सली अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब क्या वो बुरा असर पड़ सकता है इससे कंट्री की ओवरऑल हेल्थ पे, ठीक है।
जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन है, ठीक है, अगर उसको इम्प्रूव किया जाए तो मोर्बिडिटी का जो अस्वस्थता है जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो मोर्बिडिटी वाला प्रॉब्लम है, मतलब जो उसकी जो बीमार पड़ने की होने की जो गंभीरता होती है, ठीक है, उसकी प्रोननेस हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना प्रोन टू एक्सीडेंट्स, ठीक है, उसकी बीमार होने की उसकी एक प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाएगी अगर जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट किया जाए तो, ठीक है। अब बात करें कि जो भी क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अगर बढ़ा दें हम, ठीक है, तो उससे हेल्थ केयर पे मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से अगर सपोज मैं आपको उदाहरण दूं कि ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, अगर अच्छा हो गया तो क्या होगा कि गांव से लोगों को शहरों की हॉस्पिटलों में आने में सरलता होगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक्सेस टू हेल्थ केयर होगा वो भी इम्प्रूव होगा। और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बताऊं कि ठीक है, अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो गया तो क्या होगा कि गांव के लोग हो गए, मतलब ये एक उदाहरण है, ठीक है, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, मतलब ठीक है, कि गांव के लोग हो गए वो मतलब क्या क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल फोन से ही कुछ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी को अवेल करा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब जो क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, इनसे इनके इम्प्रूव होने से हेल्थ केयर का एक्सेस भी अच्छा होगा। और जो एयर पोल्यूशन और सेफ्टी हैजार्ड्स भी है, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, मतलब अगर वो इनको इनको एक सस्टेन मात्रा में हमें डेवलप करना होगा जो ट्रांसपोर्ट है उसको, क्योंकि उससे क्या है कि एयर पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम रहता है और सेफ्टी हैजार्ड का भी प्रॉब्लम रहता है। डेंसिली पॉपुलेटेड एरिया हो अगर उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि मतलब दिल्ली हो वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना वो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। यही नहीं कि ये डायरेक्ट हमने मतलब इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सब कुछ डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है, इस तरह से मतलब हमें पर्यावरण जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसका भी ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं इंडिया में क्या स्टेट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब इंडिया में क्या स्थिति है, ठीक है। ट्रेडिशनली देखिए मतलब एक तरह से देखा जाए कि पारंपरिक रूप से हमारी कंट्री में देखा गया है कि गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, मतलब कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे हमने देखा था ना कि जो भी हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल तो है ही हमारी कंट्री में, सोशलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे देखा जाता है हमारी कंट्री को। तो इसका मतलब क्या होता कि गवर्नमेंट के हाथ में डेवलपमेंट की दौर रखी गई थी, ठीक है, कि जो आज़ादी के बाद भी हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया था, वो सभी डिसीजन गवर्नमेंट ही ले रही थी, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं रहा था, ठीक है, इस तरह से। बट उसके बाद में क्या हुआ, एक चीज़ देखी गई कि गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पूरा नहीं है, ठीक है, मतलब इनएडेक्वेट है, ठीक है, कि जो मतलब जो अपर्याप्त है, ठीक है, मतलब जो भी हम कहते हैं ना कि इनएडेक्वेट है, अपर्याप्त है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें मतलब गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके और खुद के ऊपर मतलब प्योरली मतलब 100% प्राइवेट सेक्टर, इस मतलब इन दोनों मोड से वो जो प्राइवेट सेक्टर ने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आज हम देखते हैं कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, ठीक है। कुछ सेक्टर में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रही हो, इस तरह से, ठीक है। मतलब पहले प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं था हमारी कंट्री में आज़ादी के बाद में जो ये लिबरलाइजेशन हुआ हमारी कंट्री में उसके बाद से गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज मतलब अपनाई जिससे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। अब हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम क्या है कि जो भी मेजोरिटी ऑफ पीपल है हमारी कंट्री में, मेजोरिटी जो रूरल एरियाज में रहते हैं, ठीक है, ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही है, जो पहले की एनसीईआरटी थी उसमें भी ये बताया गया कि हमारी कंट्री में मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो रूरल एरिया में रहते हैं और आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट करते हैं हमारी कंट्री में। और पूरे वर्ल्ड में भी देखा जाए तो बहुत अच्छा टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है, मतलब ओवरऑल देखा जाए हमारी कंट्री तो ऐसी भी कोई बैकवर्ड नहीं है, उसमें भी अच्छा हमारी कंट्री में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है आज, ठीक है। लेकिन फिर भी आज रूरल वुमन है वो बायोफ्यूल्स मतलब बायोफ्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, जो मतलब हम जो जो कहते हैं कि जो ये जो बच्चा कुचा गोबर और जलाव लकड़ी जैसे जैव ईंधन होते हैं, ठीक है, जो वुड्स होते हैं, फ्यूल वुड होते हैं और गोबर होता है, उन सब पे आज भी एनर्जी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। वहाँ पे एलपीजी कनेक्शंस नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी कभी कभी गाँव में नहीं होते, रूरल एरिया में बहुत बैकवर्ड रूरल एरिया हुआ तो वहाँ पे वो रूरल मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छे से मतलब कोई कनेक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही बेसिक लेवल की लाइफ ये लोग जी रहे हैं आज भी हमारी कंट्री में ऐसे कई रीजन्स है ये कह रहे हैं, ठीक है। और
उनको पानी भरने के लिए भी जो वाटर और जो बेसिक नीड के लिए उनको बहुत लंबे मतलब रास्ते पे चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान में बताऊं मैं आपको कि जो वो बंजारा महिलाएं होती है वो आज भी वो मटका लेके वो बहुत दूर दूर तक जाती है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, ठीक है। बहुत दूर दूर तक चल के जाती है, 2-3 मटके भर के कुएं में से भर के लाती है, ठीक है। तो मतलब ये एक बैकवर्डनेस हमारी कंट्री में आज भी दिख रही है, ठीक है। और जो सेंसस था हमारे जनगणना थी 2011 की, उसके डेटा में से अगर देखा जाए, ठीक है, तो आज भी हमारी कंट्री में ओनली 56% हाउस होल्ड है ना, उन्हीं के पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, ठीक है। और जो 43% आज भी हमारी कंट्री में मैं आपको बताऊं, ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टैटिस्टिक्स है ना, अगर आप मेंस में लिखते हो ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये जो और जो क्योंकि ये एनसीईआरटी है, ठीक है, और इसमें जो भी डेटा है वो ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब हर कोई स्टेटिस्टिक्स को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बेसिक स्टेटिस्टिक्स आप याद कर ले तो आपको ना बहुत आपका जो भी आंसर होगा वो बहुत ही स्कोरिंग होगा, ठीक है। क्योंकि जनरलाइज्ड मैनर में तो सब लिखते हैं, ये जो जब आप स्पेसिफिक लिखते हो तब आपका आंसर ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना कि जो सेंसस और जो 2011 का जो जनगणना थी हमारे, उसके जो डेटा पे देखा जाए तो रूरल एरिया में आज भी 56% जो हाउस होल्ड है उनमें इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब बाकी के जो 44% हाउस होल्ड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 43% जो भी हाउस होल्ड है जो रूरल एरिया में, वो आज भी केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। जो भी 85% रूरल हाउस होल्ड है, ठीक है, वो बायोफ्यूल्स यूज करते हैं कुकिंग के लिए, मतलब उनके पास एलपीजी वाला कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। टैप वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो नल वाले पानी की अवेलेबिलिटी है, वो भी सिर्फ 31% ही है रूरल एरिया में, ठीक है। और जो भी जो 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 69% बाकी के बचे, ठीक है, जो भी 31% के पास टैप वाटर की अवेलेबिलिटी है, बाकी के 69% जो भी बचे पॉपुलेशन रूरल हाउस होल्ड की, वो आज भी ओपन सोर्सेज जो होते हैं वाटर के मतलब कुएं हैं, ठीक है, कोई टंकियां हैं, तालाब हो गए, ठीक है, रिवर्स हो गए, नदियां हो गई, कैनाल्स हो गए, उसमें से मतलब वो आज भी पानी मतलब अपने रोज पीते हैं और अपने रोज बरोज के उपयोग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो भी इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज है वो आज भी 30% रूरल हाउस होल्ड तक ही लिमिट है, ठीक है। मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए हमारी कंट्री में तो जो भी एक कह सकते हैं कि जो भी शहरी क्षेत्रों में थोड़ा अच्छा उसका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन रूरल एरिया में वो आज भी बहुत बैकवर्ड लेवल पे चल रहा है, ठीक है। अब हम देखें कि जो 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 मतलब अब हम देखते हैं कि इंडिया और अदर कंट्रीज का एक हम कंपैरिजन देखें कि जो इंडिया में देखिए जो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज परसेंट ऑफ जीडीपी हम देखें कि 30% ही इंडिया जो भी कर रहा है, मतलब जो इन्वेस्ट करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, वो सिर्फ 30% ही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर 100%, अगर 100 रुपीज़ हमारा जीडीपी है, उसमें से 100 रुपीज़ अगर हमारा जीडीपी है, उसमें से 30 रुपये जो हमारी कंट्री है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी मतलब जो इन्वेस्ट करता है वो 30% है, ठीक है। चाइना का हमारे से ज़्यादा है, ठीक है। साउथ कोरिया का हमसे ज़्यादा है, इंडोनेशिया का भी हमसे ज़्यादा है, ठीक है। और जो ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो हमारी कंट्री में 94% जो पीपल होते हैं वो सेफ वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को अवेल करा सकते हैं, ठीक है। सैनिटेशन सर्विस देखिए, सैनिटेशन सर्विस क्या है, मतलब हमारी जो भी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, वो उसमें से 40% पीपल ही वो सेफ मतलब सैनिटेशन सर्विसेज को अवेल करा पाते हैं, ठीक है। जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स की बात करें हमारी कंट्री में, ठीक है, वो उसका जो रेट है वो 87% है, ठीक है। और जो बाद में कंजप्शन ऑफ जो जो पर 100 मोबाइल सब्सक्राइबर का ये रेट है कि 87 पीपल जो पर 100 पीपल में से वो मोबाइल सब्सक्राइबर्स हमारी कंट्री में। मतलब ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही दिखाता है, जो भी आंकड़े है वो आपको ये याद नहीं रखना है, ये सिर्फ मतलब ये स्टेट्स मतलब आपको समझने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये जो कंजप्शन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो भी मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर, ठीक है, मिलियन टन तेल के बराबर, वो हमारी कंट्री का सिर्फ 809 का हमारा इंडेक्स रहता है, ठीक है। और जो चाइना का रहता है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारी कंट्री में, नियरली 4 गुना है हमारी कंट्री से, ठीक है, चाइना का, ठीक, इस तरह से। अब जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या करा जो भी क्या प्रोजेक्ट किया है कि जो हमारी कंट्री
थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनेगी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो हमारी कंट्री जो भी है वो फ्यू डिकेड्स में बनने वाली है थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के रूप से देखा जाए तो। लेकिन परचेस पावर पेरिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो बन चुकी है, ठीक है, जो भी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है वो। लेकिन ये जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाली बात है, ये जो कोविड पेंडेमिक आया उसके कारण ये जो साल है थोड़े पीछे चले गए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करना ही पड़ेगा। ये जो हमें अगर इतना ये डेवलपमेंट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो लो इनकम कंट्रीज होती है, ठीक है, जैसे कि मतलब आप मैं बता दूं कि जो अगर अफ्रीकन कंट्रीज है, क्योंकि हमारी कंट्री भी अगर लो एक तरह से देखा जाए तो लो इनकम कंट्री देखी जा सकती है, हमारी कंट्री को भी अगर ऐसे देखें, ठीक है। तो लो इनकम कंट्री में क्या होता है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज होती है जैसे कि इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट और पावर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमने पता है ना, अगर आप अब आप लिंक करो कि ये जो लो इनकम कंट्रीज है उसमें क्या होगा, मतलब उनका ग्रोथ कम होगा। इससे क्या होगा कि वो कंट्री क्या होगी, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होगी, तो उसमें इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट और पावर, ये बेसिक लेवल की फैसिलिटीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। जैसे जैसे इकोनॉमीज मेच्योर होती है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, ठीक है, तो उनकी बेसिक कंजप्शन डिमांड मीट हो जाती है, मतलब उनकी पूरी हो जाती है, तो क्या होता है कि उनका एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में शेयर कम होता है और जो सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, मतलब यही रीज़न है कि जो हाई इनकम कंट्रीज है उनमें क्या है कि जो 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 ग्रे मतलब उसका टेलीकम्युनिकेशन और पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अमेरिका में आप देखें तो टेलीकम्युनिकेशन और पावर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, उनमें सर्विस सेक्टर का रोल बहुत ही डोमिनेंट होता है, ठीक है। इस तरह से कि पहले लो इनकम कंट्री होती है, उसमें से डेवलप होकर वो हाई इनकम कंट्री बनती है, तो उसका एक मतलब ट्रांजिशन होता है कि वो बेसिक फैसिलिटी में से अब सर्विस रिलेटेड फैसिलिटी सब तक ट्रांजिट करती है, ठीक है, इस तरह से। अब जो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि मतलब ये जो उदाहरण दिया पूरा का पूरा हमने पढ़ा, इसका मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो दोनों पैरेलल चलते हैं, ठीक है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है, ठीक है, वो पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे भी वो डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन पे भी वो डिपेंड करता है, इस तरह से कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, इस तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट इस पर अटेंशन अच्छे से नहीं देती डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक सकता है, मतलब बाधाएं अवरोध पैदा कर सकता है, ठीक है, कंस्ट्रेंट ला सकता है हमारी कंट्री में। डेवलपमेंट हो सके लेकिन उसका डेवलपमेंट का जो रेट हो जाएगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए हमारी कंट्री में, कि अब हमारी कंट्री में हम एनर्जी बात करते हैं, ठीक है। हम एनर्जी क्यों लाते हैं हमारी कंट्री में, एनर्जी किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए एनर्जी क्यों चाहिए, ठीक है, और किस फॉर्म्स में वो अवेलेबल होती है। देखिए एनर्जी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस में एनर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ठीक है। एनर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, एनर्जी इज द फंडामेंटल, ठीक है, एनर्जी इज फंडामेंटल ऑफ एनी प्रोग्रेस, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमें पता है कि ये इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल होती है, ठीक है, मतलब इसके बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकती, ठीक है। और एग्रीकल्चर भी है, उसमें भी लार्ज स्केल पे, मतलब उसमें भी अगर इरिगेशन के लिए भी एनर्जी तो चाहिए, ठीक है, इन तरह से। तो मतलब एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, ठीक है। अब हम बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ये आपको समझ में आया ना। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि एनर्जी का जो भी इंपॉर्टेंस होता है क्या होता है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर भी ले लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ले लो और सर्विस सेक्टर भी ले लो, सभी सेक्टर में क्या होता है कि जो भी एनर्जी के बिना कुछ भी डेवलप हो नहीं सकता। कंप्यूटर चलाने के लिए एनर्जी चाहिए आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबमर्सिबल पंप चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आपको मतलब ये जो मशीन्स है उनको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ही नहीं, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि घर में कुकिंग करना हो, ठीक है, तो वो हीट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। जो लाइटिंग करना है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। मतलब एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं और वो हर एक फॉर्म होता है वो इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी का, ठीक है। मतलब किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एनर्जी ही नहीं, एनर्जी के सब फॉर्म जो होते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब फॉर्म भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, एनर्जी के सोर्सेज की बात करें तो ये कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज के तौर पे कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, कॉमर्शियल सोर्स में कौन सा आता है कि जो कोल और पेट्रोलियम है और इलेक्ट्रिसिटी है उनको कॉमर्शियल सोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब कॉमर्शियल इसलिए बोलते हैं कि उनको बेचा और खरीदा जा सकता है। ठीक है, कि जो पेट्रोल है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो उनको खरीदा और बेचा जा सकता है। और जो नॉन कॉमर्शियल सोर्स में क्या है कि जो फ्यूल वुड है, ठीक है, जो फायर वुड बोलते हैं हम, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ठीक है, और काउडंग जो ये सब होता है, ठीक है, जो लकड़ियाँ, घास फूस, ये सब जो हम यूज़ करते हैं और आग जलाने के लिए, इनको हम नॉन कॉमर्शियल यूज़ बोलते हैं, नॉन कॉमर्शियल सोर्स बोलते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि इनको बेचा नहीं जा सकता ना, ये कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं करता। ठीक है, आप घास फूस तो बेच तो नहीं सकते, एज अ फायरवुड भी आप नहीं बेच सकते इस तरह से। ठीक है, पेट्रोल और ये सब तो बिकता है, इंटरनेशनली बिकता है। ठीक है, तो ये सब कॉमर्शियल सोर्सेज है और ये सब नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज है। ठीक है, जो नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज है वो नेचर में और फॉरेस्ट में पाया जाता है, मतलब कुदरती तरीकों से ये पाया जाता है। ठीक है, और जो ये सब जो होते हैं उनको हमें आर्टिफिशियली डिस्टिल भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो कॉमर्शियल सोर्सेज ऐसा देखा गया है कि जो हम देख सकते हैं कि जो कॉमर्शियल सोर्सेज से जो मिलती रही जो एनर्जी है, ठीक है, मतलब जो भी अगर कोल से मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती है, ये सब एनर्जी होती है वो एग्जॉस्टिबल होती है। ठीक है, मतलब हाइड्रो पावर को एग्जेम्प्ट कर दे हम, तो बाकी के जो सोर्सेज है उससे जो एनर्जीज मिलती है, ठीक है, वो सब एग्जॉस्टिबल होती है, मतलब वो खत्म हो सकती है। और जो नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज है, ठीक है, तो वो जनरली रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, मतलब वो उनकी आपूर्ति ओवर द टाइम हो जाती है, कंपेंसेट हो जाती है, जो भी मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं ना हम। ठीक है, कि उनका जो उनका जो पोटेंशियल होता है वो इनफाइनाइट होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो जो नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज है उनका जो जो एनर्जी पोटेंशियल होता है वो रिन्यूएबल होता है। ठीक है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होता। और इसमें अब हमारी इंडियन हाउस होल्ड का अगर एक स्टेट देखे तो भी 60% इंडियन हाउस होल्ड है हमारी कंट्री में, वो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि ये जो लकड़ी हो गई, ठीक है, काउडंग हो गया, इन पे निर्भर करते हैं आज भी कुकिंग और हीटिंग के नीड्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ये जो कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल हमने देखे ना, इन दोनों को कन्वेंशनल कहा जाता है। हम बात करने वाला है नॉन कन्वेंशनल की, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल जो भी सोर्सेज है उनको कहा जाता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो बाकी के जो अदर 3 सोर्सेज आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है, उनको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहा जाता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। ठीक है, अब हमारी कंट्री आपको पता है कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिक्स के बीच में आती है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है इन तीनों को टैप करने के लिए। ठीक है, इन तीनों में से पावर जनरेट करने के लिए हमारी कंट्री में इन अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ठीक है, आपको मतलब पता ही है हमारी कंट्री में भी सोलार के लिए और मतलब विंड एनर्जी और ये जो भी टाइडल एनर्जी, इनके लिए भी कई रिसर्च किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से तो मतलब इन अनलिमिटेड मतलब इनके भी कोई मतलब कुछ चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, पहले गवर्नमेंट को ये ओवरकम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन ओवरऑल देखा जाए अगर अच्छी सी हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए तो इन तीनों रिसोर्स को भी हम अनलिमिटेड तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मतलब अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी, मतलब पावर यूज़ करने से पावर जनरेशन की अगर कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, तो ओवरऑल तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी भी होना अनिवार्य है इन सोर्सेज का उपयोग करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल जो एनर्जी है, कॉमर्शियल एनर्जी का कंजप्शन पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, मतलब हमारी कंट्री में जो भी कॉमर्शियल एनर्जी मैंने बताई कि कोल और पेट्रोलियम ये सब, ठीक है, उसका कंजप्शन कैसे कौन सी पैटर्न में होता है ये हम बात करेंगे। देखिए कि जो हमारी कंट्री में क्या है कि जो कॉमर्शियल कंजप्शन है वो अराउंड 74 पर, जो भी हमारी कंट्री में टोटल एनर्जी कंज्यूम होती है ना, ठीक है, उसमें से 74% जो एनर्जी होती है वो कॉमर्शियल रिसोर्सेज से आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि 100 वोट एनर्जी यूज़ हुई हमारी कंट्री में, ठीक है, मतलब एनर्जी की बात करें तो 100 जूल यूज़ हुई हमारी कंट्री में। ठीक है, तो उसमें से जो भी 74 जूल होगी वो या तो पेट्रोलियम या कोल में से आई होगी, बाकी जो 26 जूल जो भी एनर्जी होगी वो अदर रिसोर्सेज से आई होगी, जैसे कि टाइडल और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उससे मतलब एक बहुत ही बड़ा शेयर रहता है हमारी कंट्री में कॉमर्शियल एनर्जी का। ठीक है, अगर ये टोटल एनर्जी कंजप्शन है
तो इसमें से इतना बड़ा शेयर हमारी कंट्री में जो कॉमर्शियल है उसका रहता है, बाकी जो नॉन कॉमर्शियल है उसका रहता है, ठीक है। इस तरह से उसमें क्या है कि जो बाकी के जो बच्चे उसमें से 10% जो होते हैं, ठीक है, वो जो 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 ऑयल होता है बाकी का वो 10% में आता है, नेचुरल गैस होता है वो 9% में आता है, हाइड्रो और अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो 7% में आता है, ठीक है। मतलब हम जो बड़ा सा शेयर है 74% का वो किस में आता है, कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज में, ठीक है। ये जो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज है वो 26% कवर करता है हमारा कंट्री का जो टोटल एनर्जी कंजप्शन है इससे, ठीक है। कि जो हमारी कंट्री में एक लिंक है, हमारी कंट्री में डायरेक्ट लिंक है कि जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट और जो डिपेंडेंस रहता है हमारी कंट्री का इंपोर्ट डिपेंडेंस क्रूड और पेट्रोलियम में, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि अगर बहुत ज़्यादा हमने इंपोर्ट कर लिया तो भी वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, अगर बहुत कम कर लिया तो भी वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और जो भी प्राइस है और जो इंपोर्ट का अगर हम देखें तो हमारी कंट्री अगर भविष्य में बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट भी करने वाली, मगर मतलब हमारी कंट्री का जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का जो भी इंपोर्ट है वो भविष्य में बढ़ने वाला है, ठीक है। इसीलिए तो गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को प्रमोट कर रही है, ठीक है, ताकि क्या हो कि गवर्नमेंट का जो भी ये इंपोर्ट का डिपेंडेंस है कंट्री का वो कम हो, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारे अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था हमारी कंट्री का, वो 1953 से 1954 में बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा कंज्यूमर था कॉमर्शियल एनर्जी का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि डिक्लाइन हुआ उसका शेयर, जो भी ट्रांसपोर्ट का शेयर है, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम करने में वो डिक्लाइन हुआ हमारी कंट्री में। उसके बाद क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर और अदर जो भी सेक्टर्स है उसका जो भी हमारे एनर्जी कंजप्शन का जो भी फील्ड रहता है उसमें उसका शेयर बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर और अदर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, मशीनें चलानी पड़ेंगी, एग्रीकल्चर में भी मशीनें चलानी पड़ेंगी, ठीक है, ट्रैक्टर्स चलाने पड़ेंगे, सबमर्सिबल पंप चलाने पड़ेंगे, ठीक है। और जो अदर मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें मशीनें चलानी पड़ेंगी, सर्विस सेक्टर है कंप्यूटर्स चलाने पड़ेंगे, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के लिए भी पावर्स चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, इन सब का ओवरऑल शेयर देखे तो आज बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में देखें तो इन सब का शेयर आज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके लिए एक टेबल भी दिया गया है कि जो कॉमर्शियल एनर्जी का कंजम्पशन था परसेंटेज में देखा जाए, ठीक है, जो ओवरऑल कंजम्पशन का जो परसेंटेज है वो हम देखते हैं कि हाउस होल्ड में जो 1953 से 1954 वाला जो भी टाइम था उसके बाद 2017 से 18 तक का जो भी मतलब एक समय के साथ जो भी डेवलपमेंट हुआ वो दिखा रहा है कि हाउस होल्ड है उसमें देखिए 10% से 24% हुआ, मतलब बड़ा है हाउस होल्ड का शेयर है वो एनर्जी कंजम्पशन में। उसके बाद एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर का शेयर भी बड़ा है एनर्जी कंजम्पशन में। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का सेक्टर का भी मोर और लेस मतलब मोटे मोटे तौर पे स्टेबल रहा है, ठीक है, 40 के आसपास। और जो ट्रांसपोर्ट है उसका शेयर कम होता है, देखिए वो 44% था, उस 44% शेयर था 1953-1954 में ओवरऑल कंजम्पशन में, वो आ जाके 1% हो गया, ठीक है, बहुत ही कम हो गया, ठीक है। और जो अदर रिसोर्सेज होते हैं उसमें भी कंजप्शन में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ठीक है। और ये भी जो सोर्सेज है कॉमर्शियल सोर्सेज में भी बहुत ही बड़ा शेयर किसका होता है, ऑयल और गैस का, ठीक है। जो मतलब ऑयल और नेचुरल गैस होता है ना, वो जो उसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी ली जाती है। ये कॉमर्शियल रिसोर्सेज की का तो सबसे बड़ा शेयर है, उसमें भी उस रिसोर्सेज में भी ऑयल और गैस है उसका सबसे ज़्यादा रिसोर्स रहता मतलब शेयर रहता है हमारी कंट्री में एनर्जी कंजप्शन के लिए, ठीक है। अब बात करें हम पावर और इलेक्ट्रिसिटी की, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। एनर्जी के कई फॉर्म हो सकते हैं, मतलब हीट एनर्जी हो, जैसे कि लकड़ी को आप जलाए तो जो भी आपको एनर्जी मिलेगी वो हीट के फॉर्म में होगी, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाता है, जो भी पावरफुल जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। हम रोज बरोज की जिंदगी में इसको देखते हैं, पंखा चालू करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चालू होता है, लाइट चालू करे, ट्यूबलाइट जो होती है वो चालू करे तो वो इलेक्ट्रिसिटी से होती है, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो वो चार्ज किससे होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से होता है, ठीक है। जो मतलब ज़्यादा उदाहरण दूँ आपको, जो स्ट्रीट लाइट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, आपका कंप्यूटर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, लैपटॉप होगा वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा। मतलब ये हमें मोस्ट विजिबल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दृष्टि को मतलब सबसे ज़्यादा दिखने वाली एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो, ठीक है। इसको हम पावर भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दोनों नाम से इसको जाना जाता है कि अगर हमारे घर हमारा जो पावर है, हमेशा बोलते हैं कि हमारे घर में पावर है, पावर कभी लाइट चली गई तो हम बोलते हैं पावर चला गया है, और या इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मतलब ये दोनों नाम से हम उसको बुलाते हैं, जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी इस फॉर्म के एनर्जी को, ठीक है।
ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या संभव है, कुछ नहीं, ठीक है। कोई मशीन भी नहीं चल सकती, कुछ मतलब कुछ हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम देखें तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक मतलब बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल कंपोनेंट रहता है, ठीक है। इसमें देखो दिखा गया है मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो सोर्स होता है हमारी कंट्री में, इसको दिखाया गया है 2016 के हिसाब से। इसके मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी के रिसोर्सेज होते हैं तो कहीं होते हैं, ठीक है। जो थर्मल जो रिसोर्सेज होते हैं, हाइड्रो रिसोर्सेज होते हैं, न्यूक्लियर रिसोर्सेज से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। और न्यू और एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी जो भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि विंड और सोलर आ गए, ठीक है। थर्मल में क्या कोल आता है, हाइड्रो में क्या जो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर में हमें पता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें से, ठीक है। तो देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो ये थर्मल जो पावर का हमारा थर्मल रिसोर्सेज है वो 82% है टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। थर्मल जो भी रिसोर्स है, थर्मल रिसोर्सेज, ठीक है, उनका सबसे बड़ा शेयर रहता है हमारी कंट्री में, ठीक है। बाकी जो है न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर का सबसे कम है, ठीक है। देखिए न्यूक्लियर का जो पावर जनरेशन में शेयर है वो बहुत कम है, बाकी दोनों 7% और 8.5% रहता है हमारी कंट्री में, ठीक है। आप इसका यूज मतलब आप अगर याद रख सकते हो तो आप इसका यूज मेंस में भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी कंट्री में जो जीडीपी का जो गोल रखा गया था 8% जीडीपी का ग्रोथ रेट पर एनम होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारी कंट्री में जो पावर सप्लाई है ना वो हमें एन्युअली 12% बढ़ाना होगा, ठीक है। तभी हमारी कंट्री में जो जीडीपी 8% है वो हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक प्री रिक्विजिट दिखा गया, देखा ना, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का लिंक हो गया ना, मतलब ऐसे ही कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरेलल चलते हैं कि ये जब डेवलप होगा, ये जब 12% का पावर सप्लाई जब इंक्रीज होगा पर ईयर, मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तभी हमारी कंट्री का 8% जीडीपी पर एनम दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी कंट्री में जो एनर्जी पॉलिसी है हमारी कंट्री की, ठीक है, वो इन ये जो सोलर, हाइडल और विंड पावर है उनको प्रमोट कर दिए, ठीक है। क्यों? इनका कारण ये होता है कि ये फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इनका मतलब कार्बन एमिशन भी अवॉइड हो जाता है, ठीक है। ये कार्बन एमिशन भी मतलब कार्बन एमिशन इससे नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमारी कंट्री की जो एनर्जी पॉलिसी है वो इन तीनों रिसोर्सेज पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मतलब फोकस करवाती है, मतलब प्रमोट करवाती है, ठीक है। और जो सोलर है उस पर तो हमारी कंट्री मतलब ट्रॉपिकल कंट्री है हमारी कंट्री, ठीक है। तो सोलर का तो हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल रहता है, ठीक है। इसके भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ओवरकम पहले करना पड़ता है। जैसे कि जो भी सोलर पैनल बनानी हो वो थोड़ी महंगी पड़ती है, उसके भी कई मतलब, ठीक है, सोलर पैनल महंगी पड़ेंगी, उसकी एफिशिएंसी का प्रॉब्लम रहता है जो पीवी पैनल है, ठीक है। उस तरह से मतलब ये चैलेंजेस आती है, उसको पहले ओवरकम करना भी पड़ेगा हमारी कंट्री को। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में इन तीनों ये जो रिसोर्सेज है उस पर बहुत अच्छा पोटेंशियल रहता है हमारी कंट्री में, ठीक है। लेकिन इन एनर्जी पॉलिसी पे मतलब एनकरेज करने के बाद भी हमारी कंट्री में क्या हुआ कि इतना अच्छा ग्रोथ देखा नहीं गया। इन रिसोर्सेज से जो भी प्रोड्यूस होता है ना, इसमें अच्छा ग्रोथ देखा नहीं गया है। इनका कारण तो मैंने आपको बताया कि इसके कई चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। इस तरह से कि जो सोलर में चैलेंजेस है, हाइडल में चैलेंजेस है, इनका मतलब शुरू में इनिशियल जो भी होता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वो बहुत महंगा होता है, इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत भी रहती है, ठीक है। मतलब ऐसा ही नहीं कि कुछ भी मतलब हमने प्लांट डाल दिया और एनर्जी जनरेट होने लगी, ऐसे नहीं होता, इसमें रिसर्च भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी मतलब चैलेंजेस आती रहती है, ठीक है। तो इस तरह इसी वो फैक्टर्स के कारण इसका ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पाया हमारी कंट्री में, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है हमारी कंट्री में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स रहता है, ठीक है। उसका एक इकोनॉमिक एडवांटेज है, ठीक है। ये लॉन्ग रन में चीप रहती है। ये न्यूक्लियर एनर्जी हम बोलते हैं ना, वो लॉन्ग रन में देखा जाए ना तो ये बाकी के रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत ही चीप रहती है, मतलब ये सस्ती रहती है, ठीक है। और मतलब ये एक कह सकते हैं कि ये एनवायरमेंटल के हिसाब से एनवायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो भी एटॉमिक एनर्जी दूसरी एनर्जीज के जो एटॉमिक का रिसोर्स है वो दूसरे रिसोर्सेज से ज़्यादा क्लीन होता है, ठीक है। लेकिन आज भी हमारी कंट्री में देखा जाए तो जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसमें से 2.5% ही उसका शेयर रहता है हमारी कंट्री में, ठीक है। ग्लोबल एवरेज है 30% और हमारी कंट्री में क्या है कि 2.5%, ये बहुत ही कम है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है कि जो हमें मतलब ऐसा स्कॉलर सजेस्ट करते हैं, मतलब इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप मतलब हमारी कंट्री में और ज़्यादा न्यूक्लियर पावर जनरेट करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से।
अब हम पावर सेक्टर की कुछ कुछ मतलब चैलेंजेस देखते हैं कि मतलब उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। अब हमारी कंट्री में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो सारी की सारी कंज्यूम नहीं हो जाती, ठीक है। उसका कुछ पोर्शन का मैं आपको बताता हूँ, अगर 100 वोट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ठीक है, 100 वोट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि जो जो पावर स्टेशन की अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो अप्लायंसेस होगी वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। सपोज वो 10 वोट उसने यूज़ कर लिया, ठीक है, और बाकी की जो 90% बची उसमें से क्या होगा कि कुछ लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। जो पोर्शन जो हम बोलते हैं ना कि जो एनर्जी लॉस होती है ट्रांसमिशन के दौरान, वो अगर ये जो 90% ये जो 90 वोट बची उसमें से भी जो भी 20 हुई वो लॉस होगी, तो बाकी कितनी बची, 70 ही बची, 70 वोट ही बची, तो ठीक है। ये जो प्रोड्यूस कितनी की थी हमने, 100 वोट की थी, उसमें से 70% ही कंजप्शन के लिए बची, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉसेस भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कोई ऐसी चैलेंजेस है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी कंट्री में, ठीक है, जो भी मतलब जो टोटल जो मेगावाट में बोलते हैं या गीगावाट में बोलते हैं ना, वो जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो आज भी इतनी सफिशिएंट नहीं है पूरी कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है। जो हाई इकोनॉमिक जो भी ये जो 8% जीडीपी का हमारा जो सपना है उसको पूरा करने के लिए जितनी भी को कैपेसिटी चाहिए वो इतनी अभी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब हम जो भी हम इंडिया में क्या प्रॉब्लम, जो हमारी कंट्री अगर आज भी हम पर ईयर अगर हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा करना चाहिए तो हम पर ईयर सिर्फ 20,000 मेगावाट ही ऐड कर सकते हैं हमारी कंट्री में पर ईयर, ठीक है। उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशन होती है, कई इसके कारण होते हैं कि हमें ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट भी करानी पड़ती है, हमें महंगा भी पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होते, इस तरह से इसके कई फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसी एक सिचुएशन प्रिवेल कर रही है हमारे कंट्री में, ये सफिशिएंट नहीं है जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो, ठीक है। और जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है भी, जो भी मतलब इंस्टॉल जो भी और अभी एग्जिस्टेंस में है वो भी अंडर यूटिलाइज है, ठीक है, उसका भी अच्छा सा उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब उसकी भी एफिशिएंसी कम रहती है, ठीक है। और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हमारी कंट्री, ये दूसरा है, जो ये दूसरा चैलेंज है। आप ये याद रखना का ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपको बुलेटेड करके दिखा गया, पहला चैलेंज, दूसरा चैलेंज, इस तरह से अगर आप ये मेंस में लिखेंगे आपका बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये देखिए दूसरी चैलेंज क्या है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटीज बोर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब हर एक स्टेट में होते हैं। जैसे गुजरात में जो जो गुजरात का बोर्ड होता है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, ठीक है। इस तरह से वो भी मतलब अगर जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, वो भी जो 20,000 करोड़ के लॉसेस उनको दिखे जाते हैं, ठीक है। मतलब ये लॉस में चल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना स्टेट के, वो आज भी लॉस में चल रहे हैं। इसके कारण क्या है कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस मैंने जैसे जैसे दिखाया आपको, ये उदाहरण देके पूरा दिखाया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइसिंग रहता है हमारी कंट्री में वो भी थोड़ा गलत है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सस्ता देना पड़ता है हमारी कंट्री में, वरना के आगे लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरी भी इनएफिशिएंसी, मतलब ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक मतलब टेक्निकल इनएफिशिएंसीज भी हो सकती है। इनके कारण क्या होता है कि हमारी कंट्री में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो आज भी नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहता है स्कॉलर्स के हिसाब से कि जो फार्मर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फार्मर्स के अमोंग, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी कंट्री में कि ये लॉस है, ठीक है। और क्योंकि फार्मर्स को क्या है कि बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को ओवरऑल लॉस होता है लेकिन फिर भी फार्मर्स को देनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी। और कई कई जगह पे तो हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया हो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भी की जाती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होते हैं उसमें कुछ मतलब जो जो तांबे के वायर लगाते हैं और उससे चोरी करती है, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। इससे भी हमारी कंट्री को लॉसेस, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है उनको लॉसेस भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। अब क्या आता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है हमारी कंट्री में उसका भी इतना ज़्यादा रोल नहीं है हमारी कंट्री में, ठीक है। और जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका भी जो प्राइवेट सेक्टर का पावर जनरेशन का है, वो मतलब जो पावर जनरेशन का पूरा फील्ड है उसमें प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टर का अभी इंक्लूजन इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। और जो 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 जनरल एक हमारी कंट्री में एक जनरल पब्लिक जो है कह सके कि एक असंतोष रहता है जब भी प्रोलॉन्ग्ड पावर कट हो, ठीक है, मतलब लंबे समय के लिए पावर कट किया जाए हमारी कंट्री में, तब भी एक देखा जाए तो पब्लिक में एक असंतोष रहता है हमारी कंट्री में, ठीक है। और जो
जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं हमारी कंट्री में, जैसे हमने बोला ना कि थर्मल पावर प्लांट्स है जो है वो हमारी कंट्री में अराउंड 82% जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसमें थर्मल पावर प्लांट का 82% शेयर रहता है, ठीक है। जो मतलब अगर जो अगर हम देखें कि 100 वोट अगर एनर्जी हमारी कंट्री में बनाई गई तो उसमें से जो 82% जो शेयर होगा ना वो थर्मल पावर प्लांट का होगा। बाकी जो बचे उसमें से जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज और न्यूक्लियर एनर्जी उसमें से बना होगा पावर, बाकी जो 82% का शेयर है वो थर्मल पावर प्लांट का है। उनका भी एक प्रॉब्लम क्या है कि जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कोल हो गया, ठीक है, कोल हो गया, कोल सप्लाईज हुई उसका रॉ मटेरियल, ठीक है, दूसरा कोई फ्यूल हुआ ऑयल हो गया, ठीक है, उनका भी हमारी कंट्री में शॉर्टेज महसूस करते हैं, ठीक है। अगर ये शॉर्टेज होंगे उनमें शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, उनका जो पावर सप्लाई होगा वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे एक एलईडी बल्ब्स और जो भी CFL है उसका भी एक जो भी जो एग्जाम्पल दिया गया है हमारी कंट्री में, ठीक है। CFL का क्या होता है, जो 80% वो लेस पावर कंज्यूम करता है। जो ऑर्डिनरी बल्ब होते हैं, जो पीले बल्ब आते हैं ना, उनके कंपैरिजन में जो CFL होता है वो 80% कम पावर यूज़ करता है, ठीक है। और जो मतलब जो अगर हम 100 वोट बल्ब्स को से 20 वोट CFL के साथ अगर जो रिप्लेस कर दे, ठीक है, 1 मिलियन ऐसे बल्ब हो, इसको 20 वोट CFL के साथ अगर रिप्लेस कर दे तो हम 400 करोड़ रुपीस बचा सकते हैं जो पावर जनरेशन है उसमें। मतलब अब देख सकते हैं, ठीक है, कि ये 80% कट हुई, ठीक है, ये 100 वोट का बल्ब हुआ, ये 80 वोट का मतलब 20 वोट का CFL हुआ, तो सीधे तौर पे ये 80 वोट का सेविंग हुआ। अगर पूरा कंट्री में अगर देखा जाए ऐसे किया जाए तो कितना ज़्यादा पावर बच सकता है ये आप सोच सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद LED जो लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं वो भी हमारी कंट्री में प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। वो क्या है कि जो इनकेंडेसेंट बल्ब होते हैं उनसे जो 10वां भाग की एनर्जी होती है वो ही यूज़ करते हैं, 1/10 ऑफ जो एनर्जी होती है वो ही यूज़ करते हैं। मतलब अगर इनकेंडेसेंट बल्ब हुआ वो 100 वोट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो LED क्या करेगा, सिर्फ 10 वोट ही यूज़ करेगा, ठीक है। अब जो उजाला स्कीम लाई गई हमारी कंट्री में वो क्या है कि जो LED बल्ब हो इनकेंडेसेंट बल्ब को रिप्लेस करने के लिए ही उजाला स्कीम लाई गई थी, ठीक है। ये 5905 मेगावाट को जो पावर जनरेशन में सेविंग करने के लिए उसका मतलब एम ऐसा देखा गया था पूरी कंट्री में, ठीक है। जो एक फैमिली के लिए उसमें क्या था कि एक फैमिली के लिए उसमें 4000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज बच सकते थे पर ईयर, ठीक है। मतलब ये एक LED और CFL का मतलब ये प्रमोशन देखा जा रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है। चलिए मतलब हाँ, हमने ये जो चैलेंजेस देखे 5 चैलेंजेस, ठीक है, आप याद रखना, ये आप आज ही पढ़ लेना। जब ये चैप्टर ये जो आप लेक्चर पूरा करें उसके बाद आप मतलब आप जब भी देखें उसके 12 घंटे के अंदर आपको ये चैप्टर फिर से पढ़ना है, ठीक है। जो भी मैं आपको हैंड आउट के तौर पे दूँ उसमें से, ठीक है, आपको मतलब ये है जो हाईलाइटेड जो भी एरिया है उसको ही पढ़ना है, ठीक है, बाकी सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जो हमारी कंट्री में जो डिमांड ऑफ एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है हमारी कंट्री में, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है, ग्लोबली बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कंट्री में, ग्लोबली हमारी कंट्री, सिर्फ इंडिया में भी हमारी कंट्री में जो भी मतलब एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ रही है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि जो GDP पर कैपिटा, ठीक है, उसका और एनर्जी यूज़ हम इस टेबल से मतलब रखेंगे अभी कि जो एनर्जी यूज़ है हमारी कंट्री का KG ऑफ इक्विवेलेंट और KG ऑफ ऑयल के इक्विवेलेंट पे देखा जाए 2018 का आंकड़ा है, तो हमारी इंडिया की जो 637 का इंडेक्स रहता है, और जो भी USA है और जापान है, ऐसे डेवलप्ड कंट्री है, उनका बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन रहता है, देखिए, और हमारी कंट्री में सिर्फ 637 ही है, ठीक है। अब हमारी कंट्री में क्या किया गया है कि जो डिमांड बढ़ रही है हमारी कंट्री में उसके लिए हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना होगा, रिसर्च भी करना होगा, ठीक है, और डेवलपमेंट एफर्ट्स को भी बढ़ाना होगा, जो टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशन जो उसका एक्सप्लोरेशन करना होगा, ठीक है। हमारे यूथ को बढ़ावा देना पड़ेगा कि आप इनोवेशन करो इस तरह से, ठीक है। और जो हमारी कंट्री में क्या है कि जो एडवांस मतलब जो बढ़ती डिमांड को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हमारी कंट्री में जो मतलब ये जो मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी हो उसको बढ़ा के इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हमारी कंट्री ने क्या किया है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है हमारी कंट्री में ये पावर सेक्टर में, ठीक है। और जो ये जो उससे उसके बाद क्या किया है कि जो हायर प्राइसेस को अलाउ किया है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो मतलब पहले से हमारी कंट्री में प्रॉब्लम तो रहता है, ठीक है, कि लोअर प्राइस का इलेक्ट्रिसिटी रखा तो क्या हुआ कि इतना अच्छा हमारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो पाया,
और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स थे, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी लॉसेस मतलब फेस करने पड़े। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, प्राइवेट जो भी पावर सेक्टर है उसमें, और जो हायर प्राइजेस है इलेक्ट्रिसिटी के उसको भी अलाउ किया। उससे एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं हमारी कंट्री में, जो पुअर सेक्टर्स है हमारी कंट्री में, ठीक है, जैसे कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा मतलब उनको वो बेडली अफेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको उन पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनको क्या रहता है कि जो बहुत ही कम दरों पे बिजली चाहिए, वरना उनका खुद का प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो ये जो सेक्टर होते हैं पुअर सेक्टर, वो हाई प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेल्थ की, ठीक है। हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं कि डिसीज की एब्सेंस हो, ठीक है, इसका मतलब रोग मतलब जो भी रोग है उसकी एब्सेंस नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि एक ह्यूमन की एबिलिटी जिससे वो अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सके, ठीक है, मतलब वो अपने पोटेंशियल पे कार्य कर सके, ठीक है। अगर मेरे को आज मतलब अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरे को आज फ्लू भी नहीं है, लेकिन मैं अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये मतलब मेरा पूरा पोटेंशियल नहीं हुआ, ठीक है, तो ये मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हुई, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि एब्सेंस ऑफ डिसीज तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जो भी इंसान है वो अपनी पूरी एबिलिटी से काम कर सकना चाहिए, ठीक है। जो स्कॉलर्स है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स को ध्यान में लेते हैं, जो हेल्थ है कंट्री की ओवरऑल जो पीपल की हेल्थ है वो उसको एसेस करने के लिए डिफरेंट जो इंडिकेटर्स है उसको ध्यान में लेते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी है, और जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, न्यूट्रिशन लेवल है, वो सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो हमने अगले लेक्चर में भी पढ़ा था, उसके पहले भी एनसीईआरटीज़ में लेक्चर्स में आ चुका है ये सब, ठीक है। और जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है उनके इंसिडेंट्स को भी ध्यान में लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स है वो पीपल की हेल्थ को एसेस करने के लिए ध्यान में लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी इंडेक्सेस तैयार किए जाते हैं, जो भी स्टैटिस्टिक्स तैयार किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन सब में इन फैक्टर्स को ध्यान में लिया जाता है, ठीक है। तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी डेवलपमेंट होता है तो उससे क्या होता है, कंट्री के लिए एक हेल्दी मैन पावर प्रोवाइड होता है, ठीक है। मतलब अच्छी हेल्थ वाला, जो अच्छी स्वास्थ्य वाला जो भी ह्यूमन कैपिटल होगा, उससे क्या होगा कि जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, उससे अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, अच्छी सर्विस दी जा सकती है, और कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छे से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि मतलब हम कह सकते हैं कि जो पीपल है, मतलब कंट्री के सिटीजन है, उनको हेल्थ जो भी हेल्थ है वो एज अ फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, ठीक है। वो दे आर एंटाइटल्ड टू दिस फैसिलिटीज, मतलब उनको एक एज अ फंडामेंटल राइट उनको मिलना चाहिए, ठीक है। उनको कोई मतलब ये गवर्नमेंट भी उनको ना नहीं कह सकती। तो ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो इनको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की है ना, ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वो सब कौन बिल्ड करता है, गवर्नमेंट ही बिल्ड करता है। और जो भी मतलब मेडिसिन के लिए भी जो भी बनाता है, जो भी कंपनीज होती है, उनको गवर्नमेंट से ही तो अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की जो भी मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंट्री में वो गवर्नमेंट की है, ठीक है। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, उसमें कौन सा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, ठीक है, जो पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हो, बेड्स की और बाकी के इक्विपमेंट्स हो, जैसे कि एक्सरे मशीन हो गया, ठीक है, डेंटल के मशीन्स हो गए, ठीक है। इस तरह से ये जो भी इक्विपमेंट हो, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है पूरी, मतलब दवाई भी चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ निदान से तो कुछ नहीं चलेगा, डायग्नोसिस से तो कुछ नहीं चलेगा, मेडिसिन भी चाहिए, तो उसके लिए भी इंडस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो भी होता है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। और हेल्थ का मतलब ये ही नहीं कि जो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ ये नहीं कि उसकी सिर्फ प्रेजेंस हो हमारी कंट्री में, ये लोगों तक पहुंचना ही चाहिए। जैसे वो मैंने बोला था ना कि सिर्फ अवेलेबिलिटी होना ही काफ़ी नहीं है, एक्सेस भी होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तभी इसका मतलब ये ओवरऑल गोल है वो हम अचीव कर सकेंगे, ठीक है। जो और क्या है कि इनिशियल स्टेजेस जो भी हमारे थे, प्लान डेवलपमेंट के जो इनिशियल स्टेजेस थे, उन्होंने तब से हमारी कंट्री ने क्या किया है कि एक गोल रखा है कि सब लोगों को एक मेडिकल केयर, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें अपना पूछना चाहिए कि क्या आज हमारी कंट्री क्या ये अचीव कर पाई है, ठीक है। आपको ये अपने आप को पूछना चाहिए, तभी आपको कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री में मतलब एक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेट रहता है, ठीक है। अब हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को एक कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लाइजेशन रहता है हमारी कंट्री में, ठीक है। मतलब ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, कि जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, जो मेडिकल एजुकेशन है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड हम बोलते हैं,
पॉइजनिंग हम बोलते हैं, ड्रग्स का, और जो वो मतलब जहर है, ठीक है, जो ड्रग्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन है, ठीक है, जो मतलब वाइटल स्टेटिस्टिक्स है, मेडिकल डेफिशिएंसीज है हमारी कंट्री में, जो मेंटल डेफिशिएंसी हम बोलते हैं, ल्यूनासी बोलते हैं, ठीक है, जो पागलपन और अक्षमता है ना, मानसिक अक्षमता और पागलपन, इन जैसे मुद्दों को रेगुलेट करना, ये हमारी गवर्नमेंट की जो गाइड करना और रेगुलेट करना, ये हमारी गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लाइजेशन है हमारी कंट्री में, ठीक है। और जो अब हम बात करें कि जो ओवरऑल जो भी जो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज और जो प्लान्स है वो गवर्नमेंट लाती है, ठीक है। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, उसके थ्रू ये गवर्नमेंट ये पॉलिसीज और प्लान को डिवाइस करती है, ठीक है। जो हमारी कंट्री में क्या है कि जो जो वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में बनाया गया है, ठीक है। मतलब आप एक देखो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतना बड़ा वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी आज हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। इसके कारण भी हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो विलेज लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उन छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जो PHC हम बोलते हैं ना, उनको, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो और जो भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहता है, ठीक है। जो वॉलंटियरी एजेंसीज होती है, ठीक है, NGOs भी कभी कभी चलाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल हमारी कंट्री में रहता है, ठीक है। उसमें कौन कौन काम करता है, प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, वो सब, और जो नर्सिंग कॉलेजेस होती है वो सब भी काम करते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के बाद मतलब आज़ादी के बाद हमारी कंट्री का जो जो हेल्थ सर्विस है, उसके फिजिकल प्रोविज़न में बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सपांशन हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया गया है, ठीक है। जो हमारी कंट्री में जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, ठीक है, वो 9,300 से बढ़ के 50,800 तक, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा इसको मिला है, ठीक है, हमारी कंट्री में। मतलब एक तौर पे हम कहें कि ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी किया गया है। ऐसे ही नहीं कि हमारी कंट्री का जो भी मेडिकल जो भी क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा है, ठीक है। और मतलब ऐसे कई आंकड़े हैं कि जो हॉस्पिटल बेड की फैसिलिटी है वो भी 7.1 लाख तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और 30 लाख तक पर्सनल इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स की जो है, ठीक है, और जो जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है वो आज 11.5 लाख तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और जो नर्सिंग पर्सनल है वो भी 30 लाख तक पहुंच चुके हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का हमारी कंट्री में क्या रोल रहा है, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है ना हमारी कंट्री में, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, ठीक है। इसके मतलब कई कारण हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज बोल सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पूरा अच्छा मतलब फाइनेंस नहीं होना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये सब हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उसका बहुत ही अच्छे से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है। हमारे जितना ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं कर पाई, इतना अच्छा प्राइवेट सेक्टर ने किया है। आज हमारी कंट्री में जो भी 70% हॉस्पिटल्स है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। और जो टोटल बेड हमारी कंट्री में, जो टोटल बेड जो भी कैपेसिटी है, उसमें से 2/5 ऑफ बेड्स, मतलब 40% जो बेड है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अवेल कराए जाते हैं, ठीक है। और जो 60% डिस्पेंसरीज है, ठीक है, वो दवाई लेने की दुकानें हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। और जो 80% जो आउट पेशेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो इन पेशेंट्स होते हैं और आउट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें से आउट पेशेंट्स में से 80% जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है। और जो इन पेशेंट्स होते हैं उनको भी 46% जो होता है वो जो भी प्राइवेट सेक्टर होता है वो जो भी मतलब जो हेल्थ होता है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो मतलब इस तरह से हम देखें कि एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे कंट्री में, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन भी हो, ट्रेनिंग हो, आप हम देख सकते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी है हमारी कंट्री में, ठीक है। इस तरह से मतलब प्राइवेट सेक्टर का हमारी कंट्री में मतलब ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही बड़ा। अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री के हेल्थ सिस्टम की, जो हमारे इंडिया में जो हेल्थ सिस्टम है उसकी। अब हमारी कंट्री में क्या है कि एक 3 स्टार हेल्थ सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ सिस्टम आता है, ठीक है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या इंक्लूड होता है कि जो बेसिक लेवल की जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो, जैसे कि एजुकेशन देना, कि जो जो प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करने के, ठीक है, उसका, और फूड सप्लाई का, और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना, मतलब ये जो बेसिक लेवल के जो भी मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ किसको बोलते हैं। इसका मतलब आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है, NCERT में है तो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है
कि जो जो भी फर्स्ट पर्सन होता है रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर देने वाला, उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मिडवाइफ। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई अगर रूरल एरिया का कोई भी इंसान है वो बीमार पड़ा, तो वो सबसे पहले जिसके पास जाएगा उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ठीक है। मतलब जिसके सबसे पहले जिसके पास मतलब जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें जो भी सबसे पहले जो इंसान जो डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है, वो जो मतलब जो भी पहला पर्सन होगा उसको बेसिक हेल्थ केयर देगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ठीक है। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। जब पेशेंट की कंडीशन इन पीएचसी मतलब ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें अच्छी नहीं होती, वो तब वो सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल्स में उसको जाना पड़ता है, ठीक है। ये जो टर्शियरी मतलब ये सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें अच्छी फैसिलिटीज जैसे कि एक्सरे, ईसीजी और ये सब होती है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी मतलब ये सेक्शंस होते हैं, सेकेंडरी जो हेल्थ केयर के जो इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स होती है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या तो बिग टाउन्स में मतलब होती है, ठीक है। मतलब ये रूरल एरिया में इतनी बड़ी हॉस्पिटल्स नहीं होती, ठीक है। और जो उसमें क्या होता है कि जो ये जो मतलब अच्छे से ये एक्सरे और ईसीजी और इन सब ये सब वाले इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और अब उससे भी एडवांस लेवल पे अगर जाना हो, ठीक है, कोई अगर गंभीर समस्या हो जाए, ठीक है, किसी भी मतलब इंसान को, तो क्या होता है कि जो जो उनसे भी अच्छी मेडिसिन लेनी हो, अच्छे इक्विपमेंट से अपना इलाज कराना हो, तो उनको ये जो टर्शियरी हेल्थ केयर होती है उनमें जाना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स होती है, ठीक है, बहुत बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स होती है जैसे कि एम्स हो, ठीक है। तो ये टर्शियरी सेक्टर है, उसमें क्या आता है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं जो भी रिसर्च भी कंडक्ट करते हैं, हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ये तीनों काम ये करते हैं टर्शियरी सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो। जैसे कि इंडिया जो दिल्ली की एम्स है, ठीक है, वो पढ़ाती मतलब एजुकेशन भी देती है, रिसर्च भी करती है और प्राइम जो हेल्थ केयर है वो भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स होती है, ठीक है, ये टर्शियरी सेक्टर में आती है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री के मेडिकल टूरिज्म की, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म में क्या है कि हमारी कंट्री पूरी दुनिया में आज भी फेमस है कि जो विदेशों से होते हैं ना, विदेशों जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमारी कंट्री में वो बहुत बड़े बड़ी सर्जरीज जैसे कि जो ठीक है जो सर्जरीज होती है वेरियस, और लीवर ट्रांसप्लांट है, डेंटल की प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉस्मेटिक केयर है, उन सब के लिए वो हमारी कंट्री में आती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में क्या उनको मिलता है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, हमारी कंट्री में के डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो चीप भी होते हैं। जो फॉरेनर्स की जो डॉलर की करेंसी होती है, ठीक है, वो इंडिया में कन्वर्ट होकर तो उनके लिए थोड़ा सस्ता रहता है, ठीक है। तो वो उनकी कंट्री में जो वो कराएंगे सिमिलर कॉस्ट, तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे अगर अमेरिका के नाम ले तो अमेरिका के लिए अमेरिका का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो अमेरिकन क्या करेंगे, वो इंडिया में आएंगे, ठीक है, तो उनको अमेरिकन को इंडिया में आना सस्ता पड़ेगा। तो ये एक मतलब ये एक मेडिकल टूरिज्म इसको कहा जाता है, ठीक है। वो हमारी कंट्री में बहुत मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है भी है हमारे कंट्री में, डेवलपमेंट के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी, ठीक है। अब हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम क्या देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर जो है हमारी कंट्री में हेल्थ केयर सेक्टर में वो इंडिपेंडेंटली ग्रो हुआ है, उनके ऊपर कोई मेजर रेगुलेशन नहीं हुआ है। मतलब कोई मेजर रेगुलेशंस अभी आ रहे हैं, लेकिन जब भी ग्रो होना शुरू हुआ तब कोई मेजर रेगुलेशंस उनके लिए नहीं थे, ठीक है। अब कुछ कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी देखते हैं जिसको हम जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स भी नहीं होते, ठीक है, जिनको हम फर्जी डॉक्टर बोलते हैं, इनका भी प्रॉब्लम रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है। और धीरे धीरे जो 1990s के बाद लिबरलाइजेशन हुआ उनका हमारी कंट्री में, तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो एनआरआई बोलते हैं हम, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है हमारी कंट्री में, इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, उन्हें सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश किया है हमारी कंट्री में, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और जो मेडिकल टूरिस्ट है उनको भी अट्रैक्ट करते हैं, जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनको, ठीक है। और हमारी कंट्री में क्या है कि जो 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 एक नो एनजीओ जो होती है, कम्युनिटी जो होती है, उनका भी पार्टिसिपेशन रहता है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका भी जो भी हेल्थ केयर का जो भी हमारी कंट्री में पूरा सिस्टम है उसमें उनका पार्टिसिपेशन रहा है, ठीक है। जैसे कि हम देख सके कि एक गुड हेल्थ केयर सिस्टम का एक अच्छा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अहमदाबाद में सेवा का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो नीलगिरी में एक कोड नामक एक ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, वो सब एनजीओस है, ठीक है, वो हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं हेल्थ केयर के सेक्टर में, ठीक है। ट्रेड यूनियंस भी होते हैं, वो अपने जो जो मेंबर्स होते हैं ट्रेड यूनियन के, उनके लिए भी अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज
मतलब एस्टेब्लिश करते हैं, वो उनको अपने मतलब मेंबर्स को लो कॉस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है शहीद हॉस्पिटल, ठीक है, जिसको मतलब जो CMSS छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ था, जो मध्य प्रदेश के दुर्ग में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1983 में, ठीक है। मतलब ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है, कि जो वो अपने जो श्रमिक होंगे उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, सस्ते में, ठीक है। और जो थाने महाराष्ट्र है, ठीक है, उसमें भी जो काश्तकारी संगठन है, ठीक है, वो वुमन को ट्रेन करता है, एज ए जो वुमन हेल्थ वर्कर है उनको ट्रेन करता है विलेज लेवल पे, ठीक है। मतलब ये कुछ उदाहरण थे हमारी कंट्री में, मतलब कि हमारी कंट्री में कम्युनिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्टिसिपेशन रहता है हेल्थ केयर के सिस्टम में, ठीक है। अब हाँ, ये जो हमारी कंट्री का जो ये दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से ये जो भी मतलब कंपैरिजन देखा गया है कि जो इन्फर्ट मोर्टालिटी रेट है, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट है और बर्थ डे बाय स्किल अटेंडेंस है, ठीक है, ये सब हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए ये इन्फर्ट मोर्टालिटी रेट चाइना के हिसाब से बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, USA के हिसाब से ज़्यादा है, श्रीलंका के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। मतलब हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी करना होगा, ठीक है। एज अ परसेंट GDP भी हमारी कंट्री बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट रहता है हमारी कंट्री में, सिर्फ 3.7% ही वो हेल्थ केयर में जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है हमारी कंट्री के द्वारा, वो भी बहुत कम है, सिर्फ 3.7% है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। आपने सुना होगा, करंट अफेयर में भी रहता है ये, ठीक है। 6 सिस्टम है हमारी कंट्री में, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, जिसको हम आयुष बोलते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है हमारी कंट्री में, जो इसको मतलब इसके लिए पॉलिसीज और रेगुलेशंस फ्रेम करती है, ठीक है। लेकिन इस कंट्री में मतलब हमारी कंट्री में इसके लिए भी डेवलपमेंट तो अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो इसका जो भी एक एजुकेशन का स्टैंडर्डाइजेशन का फ्रेमवर्क होना चाहिए और रिसर्च को प्रमोशन मिलना चाहिए, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया है, ठीक है, एलोपैथी के कंपैरिजन में देखा जाए तो। लेकिन फिर भी ये जो सिस्टम है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल रहा है कि जो हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम है हेल्थ केयर के, उसको इफेक्टिवली, सेफली और इनएक्सपेंसिवली ये फेस कर सकता है, ठीक है। अब हमारी कंट्री का जो हेल्थ और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, एक क्रिटिकल मतलब उसको हम मतलब एक क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, जो भी जो हेल्थ और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि इन्फर्ट मोर्टालिटी रेट और ये सब जो हमने देखे ना, उसका एक क्रिटिकल देखे तो हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ सेक्टर का गवर्नमेंट के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ 3.7% है, ठीक है। और एक स्टडी के हिसाब से क्या है कि हमारी कंट्री में 1/5 पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, ठीक है। उसमें जो GBD हम बोलते हैं, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ है, वो हमारी कंट्री में 20% देखा जाता है। पूरी कंट्री का जो हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ है, वो इंडिया को एक को लेके ही 20% है, ठीक है। और ये GBD क्या है कि जो 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 GBD का मतलब क्या है कि ये एक नंबर है। इसका मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर डिसीज के कारण जो भी पीपल मरते हैं, ठीक है, उसका ये एक नंबर है, ठीक है। मतलब जो ओवरऑल पूरे अगर ग्लोब में, अगर वर्ल्ड में 100% मरते हैं किसी पर्टिकुलर रोग के कारण, तो उसी पर्टिकुलर रोग के कारण 20 जो पीपल जो मरे होंगे वो इंडिया के होंगे, मतलब बहुत बड़ा शेयर हुआ, ठीक है। कि अगर हम देखें कि अगर न्यूमोनिया के कारण अगर 100 लोगों की मौत होती है पूरे दुनिया में, उसमें से 20 लोग हो गए वो इंडिया के हो गए, ठीक है। इस तरह से मतलब ये 20% शेयर है, ठीक है। अब जो एक नया स्टडी जो था, जो 2017 का स्टडी था GDP का, मतलब जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज है, उसके हिसाब से जो भी जो जो ये आंकड़ा बताता है कि जो टोटल बर्डन ऑफ डिसीज वो 2/3 है, ठीक है। वो मतलब टू थर्ड ऑफ GDP है वो बता रहा है, ठीक है। जो 2017 का वो 66% बताया था उसने, जो भी स्टडी है उसने, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो भी 1/6 ऑफ टोटल डेथ होती है ना, जो इनको जो कॉमन इन्फेक्शन से टोटल डेथ होती है हमारी कंट्री में, वो मतलब 16% हम देखें तो 16% जो डेथ्स होती है कॉमन इन्फेक्शन की वजह से, वो हमारी कंट्री में 16% रहती है, ठीक है। जो पूरी दुनिया में जो भी टोटल डेथ होती है उसमें 16% हमारी कंट्री में होती है, ठीक है। और जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है हमारी कंट्री में, ठीक है, जो मतलब ओवरऑल पब्लिक हेल्थ मतलब पूरी कंट्री में देखें तो उसमें टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 20% पॉपुलेशन है, वो ही सिर्फ ये इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करती है, ठीक है। और एक स्टडीज़ के हिसाब से देखा गया है कि जो टोटल पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है हमारी कंट्री में, ठीक है, उसमें से 38% PHCs में ही सिर्फ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर रहते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे मतलब डॉक्टर की शॉर्टेज है, मतलब ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। और जो 30% ऑफ PHC है, वहाँ पे सिर्फ जो सफिशिएंट मेडिसिन का स्टॉक है वो हाजिर रहता है, ठीक है। बाकी 70% है वहाँ पे
से मेडिसिन का अच्छा सा स्टॉक नहीं रहता है, ठीक है। जो और हमारी कंट्री में क्या है कि इनइक्वालिटी अर्बन रूरल, जो अर्बन रूरल और पुअर रिच का डिवाइड रहता है, ठीक है। मतलब ये जो मतलब एक तरह से इनइक्वालिटी है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो हमें पता है कि 70% जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है उसमें से सिर्फ 1/5 शेयर है वो ही सिर्फ रूरल एरिया में लोकेटेड है। मतलब 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, लेकिन सिर्फ 20% जो हॉस्पिटल्स है वो रूरल एरिया में है, ठीक है। मतलब ये एक हुआ ना कि जो मतलब एक इनइक्वालिटी हुई, ठीक है। जो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूरल एरिया के पीपल है उनके पास बहुत इतना अच्छा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। और हॉस्पिटल की बात करें तो क्या है कि रूरल एरिया के 1 लाख पर्सन की बात करें तो 0.36 हॉस्पिटल ही है। जो अर्बन एरिया की बात करें तो 1 लाख पीपल के लिए 3.6 हॉस्पिटल अवेलेबल है, ठीक है। मतलब रूरल एरिया में इतना अच्छा हमारी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हुआ है हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब ओवरऑल हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब रूरल एरिया की बात करें कि जो भी पीपल है, जो परसेंटेज ऑफ पीपल है, ठीक है, मतलब एक शेयर है पीपल का, ठीक है, जिनके पास मतलब प्रॉपर हेल्थ केयर का जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी का एक्सेस नहीं है वो बढ़ रहा है। जो भी मतलब प्रोपोर्शन है उनका, ठीक है, जो परसेंटेज है उनका वो बढ़ रहा है, ठीक है। जो इतने इतने ज़्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर हर साल बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एवरी ईयर 50,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स बाहर पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारी कंट्री में जो रूरल एरिया है, ठीक है, उनको उनमें डॉक्टर्स की शॉर्टेज वो बरत रही है, ठीक है। इसका ऐसा क्यों हो रहा है कि जो जो डॉक्टर ग्रेजुएट्स होते हैं वो कंट्री को लीव कर देते हैं क्योंकि उनसे बेटर मॉनिटरी प्रोस्पेक्ट होते हैं विदेशों में, ठीक है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होती है उनके लिए भी उनको वो ऑप्ट करते हैं, क्यों मतलब वो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो चूज़ करते हैं, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि उनसे उनको अच्छी इनकम होती है इसलिए, ठीक है। मतलब वो गाँव में काम करना कम पसंद करते हैं, ठीक है। और जो जो हमारी कंट्री में एक स्टडी के हिसाब से देखा जाए, मतलब ये सब जो स्टेटिस्टिक्स है वो आप मेंस में लिखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। ये सब जो स्टेटिस्टिक्स है वो खास तौर पे प्रीलिम्स में मेंस में बहुत काम आता है आपको, ठीक है। जो हमारी कंट्री के जो पुअरेस्ट 20% इंडियंस है रूरल एरिया में, वो अपनी टोटल आय के 12% अपनी हेल्थ केयर में स्पेंड करते हैं, ठीक है। जो रीच होते हैं वो सिर्फ अपनी आय के 2% ही जो अपनी आय का 2% हिस्सा ही हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है, ठीक है। मतलब ये एक इनइक्वालिटी हुई हमारी कंट्री में फिर भी, ठीक है। ये जो अर्बन और रूरल की और पुअर और रिच की इनइक्वालिटी हुई हमारी कंट्री में, ठीक है। और जब पुअर पीपल जब सीख होते हैं तब क्या हो करता है, उनको अपनी जो भी ज़मीन होती है वो भी बेचनी पड़ती है, ठीक है। अपने चिल्ड्रन को भी भूखा रखना पड़ता है ट्रीटमेंट को अफोर्ड करने के लिए, ठीक है। और जब क्या होता है कि गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में जो सफिशिएंट फैसिलिटीज़ नहीं होता तो तब क्या होता है कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो हमेशा के लिए इंडेप्टेड हो जाते हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, इस तरह से, ठीक है। अब मतलब ये एक ओवरऑल ऐसी स्थिति हमारी कंट्री में देखी जा रही है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। ये सब स्टेटिस्टिक्स के तौर पे हमें पता चलता है, ठीक है, कि जो रूरल एरिया में और जो पुअर एरिया है, वो जो पुअर लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है। अब बात करते हैं हम ह्यूमन जो वुमेन्स हेल्थ की। हमारी कंट्री में जो टोटल पॉपुलेशन में हाफ पॉपुलेशन है वो वुमन की है, ठीक है। अब जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है हमारी कंट्री में वो भी एक मतलब डे टू मतलब वो भी कम होता जा रहा है, ठीक है। वो 2001 में 927 था, वो 2011 में आके 919 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि फीमेल फोर्टिसाइड है, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि वो जो भ्रूण होती है वो, ठीक है, वो बढ़ रही है हमारी कंट्री में, ठीक है। कि जो भ्रूण हत्या होती है ना जो लड़कियों के लिए, वो भी बढ़ रही है हमारी कंट्री में आज भी, ठीक है। तभी तो ये चाइल्ड का सेक्स रेशियो होगा वो कम हुआ, ठीक है, 10 सालों में, इस तरह से, ठीक है। जो एनीमिया और न्यूट्रिशनल एनीमिया जो होता है, आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है, उससे भी बढ़ता जा रहा है। जो जो 50% ऑफ वुमन है हमारी कंट्री में, 15 और 49 ईयर्स की जो वुमन है उसमें से 50% जो वुमन है उसमें ये एनीमिया और न्यूट्रिशनल एनीमिया देखा जाता है हमारी कंट्री। जो आयरन डेफिशिएंसी जो होता है, मतलब ये जो ओवरऑल एक स्टेट अच्छा नहीं है हमारी कंट्री में, ठीक है। और उसका मतलब 2005 के बाद कोई डिक्लाइन उसमें कभी कमी नहीं आई है, ठीक है। और जीबीडी का स्टडी भी बताता है हमारी कंट्री में जो नियोनेटल डिसऑर्डर्स है हमारी कंट्री में, ठीक है, जो मतलब जो उसको हम बोले कि जो नियोनेटल डिसऑर्डर्स हम बोलते हैं, ठीक है,
उसका मतलब जो आपको हिंदी बताओ तो मतलब जो बच्चों में नवजात विकार जो होते हैं, ठीक है, जो नवजात बच्चों में जो विकार होते हैं, ठीक है, वो 2007 और 2017 दोनों में सबसे ज़्यादा मौतें इसके कारण हुई थी, ठीक है। और 2005 के बाद इसमें भी डिक्लाइन नहीं हुआ। जो नियोनेटल डिसऑर्डर है वो 2005 में उसके बाद भी कोई डिक्लाइन नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये परसिस्ट आज भी कर रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब इसका एक हेल्थ जो इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कि इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हो इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, ठीक है। और एक लॉन्ग टर्म अगर हमें कोई गेन करना हो इन डिसीज़ के सामने, तो हमें एक अच्छा एजुकेशन को भी मतलब बढ़ावा देना होगा, मेडिकल एजुकेशन को, और एक एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम को मतलब प्रमोट करना होगा। इसके लिए भी हमारी कंट्री को मतलब परसेंटेज ऑफ जीडीपी का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना होगा हमारी कंट्री में, ठीक है। और जो हमारी जो टेलीकॉम और आईटी सेक्टर है उसका रोल भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वो एक शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है। और जो हमने देखा है कि जो हमारी कंट्री में आज भी एक डिवाइड रहता है, मतलब एक इनइक्वालिटी रहती है अर्बन और पुअर जो रूरल एरिया है हेल्थ केयर में उसमें, ठीक है। और उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इसको मतलब ओवरऑल कहे तो ये सब जो रूरल और अर्बन एरिया है, जो पुअर और रिच का प्रॉब्लम है, उन सबको फेस करने के लिए हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा अभी काम करना होगा, ठीक है। जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको इनकी इंटीग्रेट करना होगा। अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है उसको भी मतलब सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों को हमारी कंट्री में इंश्योर कराना होगा, तभी जाके ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकेगा हमारी कंट्री में, ठीक है। और हम बात करते हैं कंक्लूजन की इस चैप्टर के, कि जो भी मतलब हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोनों ज़रूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एज अ सपोर्ट सिस्टम, ये जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको कैसे करता है कि जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ाता है, जो प्रोडक्शन की जो फैक्टर्स थे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। और जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। जो हमारी कंट्री ने पिछले दशकों में कई मतलब कंसीडरेबल प्रोग्रेस तो किया है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में वो बहुत ही अनइवन है, ठीक है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा तो है, लेकिन इसका इन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा इवन नहीं है, मतलब ये जो इनइक्वालिटी है वो परसिस्ट कर रही है, ठीक है। जो रूरल एरिया है, जो हमारी कंट्री में रूरल इंडिया है, उसमें आज भी कई कई जगह पे अच्छे रास्ते नहीं होते, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, स्कूल का और हॉस्पिटल का प्रॉब्लम रहता है, ये सब प्रॉब्लम्स आज भी मतलब रूरल एरिया में परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो रिफॉर्म्स पॉलिसी जो लाई गई है हमारी कंट्री में, जिसमें वेरियस कंसेशंस दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसका एम क्या होता है, वो प्राइवेट डॉक्टर्स को, ठीक है, वो मतलब जो जनरली प्राइवेट सेक्टर को और प्राइवेट फॉरेन सेक्टर को इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहती है। जो हमारी पॉलिसीज होती है, ठीक है, उसको प्राइवेटाइजेशन और जो एफडीआई होते हैं, एफआईआई होते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादातर लाई जाती है। जो भी ये पॉलिसीज होती है वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनका गोल रहता है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो अगर हम ये जो दो एनर्जी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का असेसमेंट करने के बाद हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जो हमारी कंट्री में मतलब आज इनइक्वालिटी तो है हमारी कंट्री में, लेकिन इक्वालिटी लाने का आज भी हमारी कंट्री में स्कोप रहता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड करने के बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मतलब ये आज से हम ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ को साथ में ही पढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि अब से जो हमारी आज के लेक्चर से जो भी हमारी जर्नी शुरू हुई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा ना कि इसमें जो आया जो स्टेटिस्टिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स थे, वो आप अपनी मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, चलिए बाय बाय।